नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। और सौरभ शुक्ला के पास ऐसी खबर है, सौरभ, शायद अब इसके बाद जो खबर आप बताने वाले हैं उसके बाद बंगाल में जय श्री राम की गूंज और बढ़ जाएगी। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। 1980 के दशक में एक रामायण सीरियल आया था और अब पूरी रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने आज शाम बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्हें पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी की सदस्यता दी और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरुण गोविल भी बीजेपी का जो पूरा कैंपेन चल रहा है बंगाल में, वहां पर बीजेपी के लिए कैंपेन करते नजर आएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे को जोर शोर से इस्तेमाल कर रही हैं। राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज नहीं मानता था। मैं जो कह रहा हूं सर, दिल से कह रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था, वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। और मैं यहां राजनीति के लिहाज से नहीं हूं, मैं यहां अपनी कर्तव्य नीति के लिहाज से हूं। आज जो मेरा कर्तव्य है यहां पर, तो हमने सुना अरुण गोविल साहब बता रहे थे कि वो ममता बनर्जी को समस्या है जी श्री राम के नारे से, यही वजह है कि वो यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ तो अरुण गोविल सिंह जी बात कर रहे हैं बंगाल की, लेकिन मुद्दा भारत के समाज का भी है। जिस तरीके से उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फटी हुई जीन्स पर बयान दिया है। आप देखेंगे मेरे पीछे इंडिया गेट पर भी तमाम आपको लड़कियां मिलेंगी जो कि फटी हुई जीन्स पहने हुए हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। पूजा, आप भी मरीन ड्राइव में हैं, आपको भी ये तस्वीरें नजर आ रही होंगी, काफी प्रतिक्रिया है लोगों में इस बयान को लेकर के। जी बिल्कुल सौरभ, और ये तस्वीरें भी एक बार दिखा दें। मरीन ड्राइव पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और काफ़ी युवा लड़कियाँ भी यहाँ पर हैं रिप जीन्स के साथ। जाहिर सी बात है, उनसे हमने बात भी की है, वो हम आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि उत्तराखंड के नए नवेली जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत, महिलाओं पे जो उन्होंने बयान दिया है रिप जीन्स पर, उस पर हर तरफ से उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि महिला ने फटी जीन्स पहनी थी जिसमें से उनके घुटने दिख रहे थे। ऐसी महिलाएं क्या संस्कार देंगी? उनके इस बयान पर ट्विटर पर रिप जीन्स ट्रेंड करने लगा। महिलाएं, नेता और एक्ट्रेस सभी रिप जीन्स यानी कि घुटनों के पास से फटी हुई जीन्स पहनकर तस्वीरें पोस्ट करने लगी और तीरथ सिंह रावत को आईना दिखाने सभी लगे। इस मसले पर कौन क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते और सुनाते हैं कि आखिर तीरथ सिंह रावत ने कहा क्या था जिस पर यह पूरा हंगामा शुरू हुआ। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? वहीं इस पूरे बयान पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने तीरथ सिंह रावत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और लिखा है कि हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहाँ सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है।
इसके अलावा नव्या ने रिप जीन्स में अपनी एक तस्वीर डालकर भी विरोध जताया है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की है। और इसी मुद्दे पर मुंबई की युवा लड़कियों से भी हमने बात की है, जिन्होंने कहा है सीएम को साफ तौर पर इशारा करते हुए कि आप हमारे कपड़े से हमें क्या जज करिएगा, हमने आपके बयान से आपको जज कर लिया। सुनाते हैं आपको ये बातचीत। If I go to see, he's judging उसके बच्चे, like girls के, like उसकी mom जो भी पहनी है वो कपड़े, the guy is judging on that mom. So we should judge here now उसकी mom की how the guy's mentality and all. We can just see towards what he's speaking. You are no one to judge us. हम जो भी पहनेंगे हमारी मर्जी है। और आप देखें ये रिप जीन्स में मेरे साथ इस वक्त हैं भी ऑलरेडी हैं। We already in ripped jeans. Yeah, it's our choice and you are no one to judge us. अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखो। That's it. ये अपनी बॉडी, हमारी मर्जी होती है, ना कि सामने वाले की हम क्या पहने। अब आपको आपकी बॉडी पे क्या पहनना है आप वो देखिए, दूसरों का मत देखिए। And mainly if our parents are not involved and judging us, then who are the others who can judge us? तो इस पूरे बयान को लेकर के सियासी हलके में भी तीरथ सिंह रावत को तीखी प्रतिक्रिया झेलने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। नव्या की नानी जया बच्चन ने भी तीरथ सिंह रावत को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। सुनते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के जमाने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए पद से या कान पकड़कर माफी मांगिए। दुर्भाग्य ये है जिस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर चुनावी सभा में महिलाओं की बेइज्जती करते हो तो उनके मुख्यमंत्री तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे ही। बढ़ते आगे और अब एंटीलिया केस की बात करते हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी जो कार मिली थी, उस मामले में एक के बाद एक जो गाड़ियां सीज करती जा रही हैं, वो मामला उससे और मिस्ट्री बढ़ता जा रहा है। अब तक 5 गाड़ियां सीज की जा चुकी हैं, स्कॉर्पियो, इनोवा, लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज। ये कुल 5 गाड़ियां हैं जो इस मामले में सीज की जा चुकी हैं। मुंबई में सचिन वजह मामले में एनआईए अब तक ये कारें बरामद कर चुकी हैं। एनआईए को कम से कम एक और कार की तलाश है। बताया जा रहा है आखिर इन लग्जरी कारों की बरामदगी में क्या कुछ छुपा है, क्या मिस्ट्री है, इसके मायने क्या है। सुनील सिंह मेरे सहयोगी इस पर और जानकारी दे रहे हैं। मुकेश अंबानी बम थ्रेट केस में एक और कार की यहाँ पर एंट्री हुई है और ये एक मर्सिडीज और यहाँ पर लाई गई है और बताया जा रहा है कि इस कार का भी इस्तेमाल कहीं न कहीं उस साजिश में हुआ था। और इस तरह से इस केस में लगातार लग्जरी कारों का जब्ती का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहले स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद इनोवा की उसमें एंट्री हुई, वो इनोवा जो कि सरकारी कार थी, और फिर जांच पड़ताल जब आगे बढ़ी तो एक काली मर्सिडीज बरामद की गई जो कि सीपी ऑफिस में भी कभी कभी पार्क रहा करती थी और उसमें से ढेर सारे सबूत मिले थे। और अब जो है हम देख रहे हैं कि एक और मर्सिडीज कार सामने आई है और पता चला कि सचिन वजह इस मर्सिडीज कार का भी इस्तेमाल किया करते थे। और इसके पहले एक लैंड क्रूजर भी जब्त की गई है, बरामद की गई है। यानी कुल 5 कारें अब तक इस पूरे मामले में जब्त हो चुकी हैं। यानी एक आतंकी साजिश बनाने की कोशिश में जो साजिश रची थी सचिन वजह ने, उसमें अब तक 5 कारों की एंट्री हो चुकी है। यानी 5 कारों का इस्तेमाल सामने आया है जिनको जब्त किया जा चुका है। और बताया जा रहा है कि अभी एक कार और है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसकी तलाश चल रही है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश प्रदेश में इस वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे कि बीजेपी में ही
किसानों के मुद्दे पर दो अलग अलग राय हैं। सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय गवर्नर हैं वो कुछ और कह रहे हैं और कृषि मंत्री कुछ और कह रहे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर किस तरह से किसानों के लिए बनाए गए हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, और दिल्ली में कोरोना का क्या हाल है। ये पूरी खबर ब्रेक के बाद। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज बनी हुई हैं। शुरुआत करते हैं किसानों की खबर से। किसानों को लेकर के अब बीजेपी में ही दो अलग अलग सुर सामने आ रहे हैं। पहला सुर है मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का, जो किसानों के प्रति सरकार का रुख है उसको लेकर के सरकार को चेता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर के अब उनकी सरकार को किसानों का समर्थन मिलने लगा है। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के साथ किसान खड़े हैं। उन्होंने साफ किया कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां के किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है। बीजेपी कृषि सुधार जो बिल लाई है वो देश के किसानों के हित में है और निश्चित रूप से देश भर का किसान इस बात को समझ रहा है कि इन बिलों के माध्यम से उनका भविष्य उज्जवल है और खेती के रास्ते खुले हैं। किसान को खेती के क्षेत्र में फायदा आगे आने वाले कल में होने वाला है, इसलिए वो बिलों के साथ खड़े हुए हैं। और अब कोरोना की बात करते हैं। जिस तरह से देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनवाए हैं, लेकिन किसान वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें हजारों किसान बुजुर्ग शामिल हैं। आप लगवाने के लिए बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। सिंघू बॉर्डर पर सतारा सिंह और लाभ सिंह कोरोना की वैक्सीन लगवाने अस्थायी सेंटर पर पहुंचे हैं। फतेहगढ़ साहिब के किसान सतारा सिंह बीते 1 महीने से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी वैक्सीन है ये। काफी समझाने पर वो वैक्सीन लगवाने आए हैं। उनका कहना है कि कोरोना से बचेंगे तभी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बोलते हैं जी, सबको बोलते हैं भी टीका लगवाओ, बीमारी से बचिए, अपन ताही लड़ेंगे आगे। कहाँ डटे रहेंगे जितना जन मर्जी, जितना जन मोदी में नहीं मानेगी सरकार, हम डटे रहेंगे जी। सिंघू बॉर्डर पर कोरोना वैक्सीन का अस्थायी सेंटर बनाया गया है, लेकिन केवल 60 किसान ही अब तक टीका लगवाने पहुंचे हैं। डॉक्टर अब किसान नेताओं से बात करके टीका लगवाने की अपील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर से लेके टिल यहाँ तक क्या कहते हैं बालगढ़ मोड़ तक यहाँ पर सर्वे करती है और जाके मोटिवेट करती है। जो भी जैसे मोटिवेट होता है तो हम उनको यहाँ पर आके वैक्सीनेट कराते हैं और हाफ एन आवर का हम उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कराते हैं। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों को वैक्सीन लगाने का एक केंद्र लगाया गया है, लेकिन यहाँ एक भी किसान टीका लगवाने नहीं पहुँचा। किसान नहीं लगाएगा, ये कोरोना का बहाना बना रहे जी यहाँ से भगाने के लिए। अभी हम इनको समझा रहे हैं, हिंदी में भी समझा रहे हैं, पंजाबी में भी समझा रहे हैं, अभी तक तो किसी ने नहीं लगवाई। कोई कोरोना नहीं, कोई पिंड च कोरोना नहीं है, कोई मंडी च कोरोना नहीं, खनौरी बार्डर ते किसी ਨੂੰ कोरोना नहीं है जी। औरंगजेब दे शासन तक हाले तक लोग भुले नहीं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हजारों बुजुर्ग किसान धरने पर बैठे हैं। वैक्सीन लगाने के मुद्दे पर किसान नेता एक मत नहीं हैं। किसान संघर्ष समिति की बैठक में कोरोना टीका लगवाने की अपील करें या न करें इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कुछ किसान नेता वैक्सीन लगवाने के खिलाफ हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय होगा, लेकिन मेरा मानना अपना पर्सनल ये है कि हमको किसी टीके की जरूरत नहीं। ये कोरोना पंजाब में भी था, जब आंदोलन शुरू हुआ तो हमने वहाँ से भी कोरोना भगाया। जब यहाँ आए तो अब भी बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, तो तब भी कोरोना भगाया। देश भर में डॉक्टर कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। प्रदर्शन की जगह पर भी कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाकर सरकार वाहवाही लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार पर भरोसा न होने से किसान वैक्सीन लेने में हिचकिचा रहे हैं। किसानों ने पहले मौसम की बेरुखी को झेला, फिर किसान की उदासीनता को, और अब कोरोना के खतरे से भी वो सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोरोना के टीकाकरण का शिविर जरूर सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगाया है, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार को किसानों की इतनी ही चिंता होती,
तो वो इस तरीके से 3 महीने तक किसानों को सड़कों पर न बैठाती। सिंघू बॉर्डर से एन रवि और राहुल सिंह चौहान के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों में सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका कहना है कि टीकाकरण सभी के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ बुजुर्गों और बीमारों को टीका लगाने की सीमा अब खत्म करके इसे सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगती है ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार अलाउ कर देती है वैक्सीन लगवाना किस सबको, और अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही।